नमस्कार दोस्तों। अभी हम बात कर रहे हैं गीता के पहले अध्याय की, जिसमें अभी हम अर्जुन की पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार अर्जुन सिर्फ एक युग में नहीं होते या अर्जुन किसी एक समय में नहीं होते, अर्जुन हर समय में होते हैं। और ये हमने जिस दृष्टिकोण से इस बात को समझने का प्रयास किया पिछले वीडियो में, वो ये है कि व्यक्तिगत तौर पे जिस तरह की दुविधा में अर्जुन फंसा, उसी प्रकार की दुविधा में हम भी फंसेंगे, या अर्जुन की जगह कोई और व्यक्ति हो जो दुर्योधन की तरह नहीं है, वो उसी तरह की समस्या का सामना करेगा अगर उसके सामने वैसी परिस्थिति आई। और हमने देखा कि किस प्रकार एक व्यक्ति कौन है, ये सिर्फ उसका नाम नहीं बताता, ये सिर्फ उसका शरीर नहीं बताता, ये सिर्फ उसका मन नहीं बताता, बल्कि हमने और गहराई में जाकर देखा कि किस प्रकार देश, काल और परिस्थिति यही निर्धारित करते हैं कि आदमी का या किसी व्यक्ति का मन कैसा हो। और क्योंकि हर व्यक्ति का मन अंततो गत्वा या एंड ऑफ द डे इसी देश काल परिस्थिति पर निर्भर है, इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई बहुत भिन्न नहीं होता। और ये हर समय के लिए सही है। ये सिर्फ 5000 साल पहले की बात नहीं थी, ना ये सिर्फ आज की बात है। ये बात आगे आने वाले हजारों साल तक भी रहेगी। जब तक मानव का मन मूलभूत रूप से नहीं बदलता, मानव उन्हीं तरह की समस्याओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सामना करते रहेगा। तो ये हमने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा था। अब हम जरा सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि अर्जुन जब दुख में जाता है या पीड़ा को प्राप्त होता है, तो एक पक्ष ये है जहां वो ये सोच रहा है कि उसे अपने संबंधियों से लड़ाई लड़नी है, अपने भाइयों से लड़नी है, अपने दादा दादाओं से लड़नी है, अपने चाचे से लड़नी है। तो हम व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उसकी समस्या अभी तक देख चुके हैं। अब अगर हम देखें तो यहां पे अर्जुन एक राजकुमार है और या एक राजवंशी है। तो राजवंशी होने के नाते उसे जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में भी चिंता करनी पड़ती होगी। तो आप उसके जो समाज को लेकर जो चिंताएं हैं वो यहां प्रकट होती हैं। वो क्या कहता है, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, ये श्लोक आजकल के जमाने में बहुत पॉलिटिकली भी यूज किया जाता है, ये बताने के लिए कि हिंदू समाज कैसे महिला विरोधी था, कैसे जातियों में बटा हुआ था। लेकिन यहां हम पॉलिटिक्स की बात करने नहीं आए। यहां हम जो जैसा प्रकट किया गया है उसे वैसा समझने आए हैं। तो वो यहां पे जो सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड है वो है वर्ण संकर। हमें समझना चाहिए इस शब्द का मतलब। वर्ण संकर, वर्ण संकर में पहला शब्द है वर्ण। वर्ण का जो रूट वर्ड है या जो उसका मूल धातु है वो आता है, या उसका जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कलर, या आप उसे वर्गीकृत करना भी कह सकते हैं। तो जब चीज़ों को अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है या उन्हें अलग अलग समूहों में कर देखा जाता है, तब हम कहते हैं कि ये अलग अलग वर्ग हो गए। बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहें तो हम कहते हैं क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में। हम स्कूलों में ऐसा देखते हैं। जब आप जॉब में जाते हैं तो आप क्लर्क होते हैं, ऑफिसर होते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर। तो लोगों को क्लासिफाई करने का अलग अलग तरीका होता है। तो वर्ण शब्द का मतलब ही क्लासिफिकेशन है, लोग अलग अलग विभाजन, ताकि एक समूह के लोगों को हम पहचान पाए। और जब हम संकर कहते हैं तो उसका जो रूट वर्ड है या जो धातु है उसमें आता है सम। मतलब जब अलग अलग क्लासिफिकेशन या अलग अलग जो ग्रुप हैं वो मिल जाएं तो वो हो गया वर्ण संकर। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है।
तो जब हम कहते हैं वर्ण, तो वर्ण का मतलब ही है समूहों में बांटना, क्लासिफाई करना। और हम जानते हैं, और ये कोई किसी से छुपी बात नहीं, कि प्राचीन भारतीय समाज वर्णों में क्लासिफाइड था। और जो वैदिक परिभाषा थी वर्णों की, वो क्लासिफिकेशन या वो वर्गीकरण किस आधार पे था? वो वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आप क्या करते हैं, उस आधार पे था। दोस्तों, हमें उस समय के समाज को समझना होगा। कई बार राजनीति के वश में आकर या हिंदुत्व पर प्रहार करने के जोश में हम शायद जो सामाजिक संरचना उस समय की थी, हम उसको समझ नहीं पाते। जो उस समय की आर्थिक स्थिति थी, हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, अगर हम आज का समय देखें तो आज लगभग एक ही तरह के काम हर कोई करता है और लोगों का समूह बहुत बड़ा हो चुका है। आज एक देश बहुत बड़ा हो चुका है और जो राजनीति है, जो लीडरशिप है, वो काफी हद तक सेंट्रलाइज हो गई है या केंद्रीयकरण हो गया है। उस समय का समाज, ये कोई भी कह सकता है, कोई भी जानता है, जो भी हल्का फुल्का भी जो इतिहास पढ़ा है वो जानता है कि ये जो समूह थे, जो जिनको गवर्न करना था या जिन पे राज करना था, बहुत ही छोटे छोटे थे। राज्य बहुत छोटे थे और राज्यों के अंदर समाज भी बहुत छोटे थे। एक एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी समय लगता था, तो शासन का केंद्रीयकरण संभव ही नहीं था। तो लोगों ने अपने हिसाब से अपना क्लासिफिकेशन शुरू किया। ऐसा कहीं हमें लिखा मिलता है कि किसी एक वर्ण का व्यक्ति कुछ और नहीं कर सकता, ऐसी भी बात नहीं। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि लोगों को समूहों में बांटने से जो सामाजिक कार्य हैं वो आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो अलग अलग ग्रेड होते हैं कर्मचारियों के। आप क्लर्क होते हैं, ऑफिसर होते हैं, तो उससे कार्य व्यवस्थित रहता है। तो इसी प्रकार ब्राह्मण का एक कार्य रहा समाज में, जो ईश्वर की आराधना से संबंधित, ईश्वरीय कार्य संबंधित। क्षत्रिय का कार्य सुरक्षा संबंधी था, कि उसे सुरक्षा देखना था। वैश्य का संबंध आर्थिक व्यवस्था से था या आर्थिक धन जनरेट करने से था। और शूद्र का संबंध सारे वर्णों की सेवा से था या पूरे समाज की सेवा से था। उसे अगर हम ऐसे रखें कि सारे अन्य वर्णों की सेवा, तो कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि उनका काम शायद निचले स्तर का था। ऐसा भी नहीं, पूरे समाज की जो सेवा करे उसे शूद्र कह सकते हैं। तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया। और अगर हम आज की सामाजिक व्यवस्था में इसे लाना चाहें तो यह संभव ही नहीं, क्योंकि आज समाज बहुत बड़े हो गए। उस समय समाज छोटा था, तो शायद इस तरह का क्लासिफिकेशन संभव था कि 4 लोग ये काम कर रहे हैं, अगले 4 लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जब 400 करोड़ हो जाएंगे तो इस तरह की व्यवस्था संभव नहीं। और आज हम देखें तो लगभग हर कोई सर्विस में है, तो हर कोई समाज की किसी न किसी तरह से सहायता ही या सेवा ही कर रहा है। तो एक तरह से देखें तो हर कोई शूद्र ही हुआ। तो ये एक सिंपल सोसाइटी के क्लासिफिकेशन के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय की गई प्राचीन वैदिक समाज में। और फिर शायद ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेड तो नहीं, लेकिन शायद जो एक ही वर्ण में विवाह का जो चलन चला, उसके पीछे शायद ये भी सोच रही होगी कि जैसे एक पेंटर का बच्चा पेंटर अच्छा होता है, एक डॉक्टर का बच्चा जो है, ऐसा कहा जाता है कि उसमें वही जीन्स आते हैं, उसमें उसी तरह की क्वालिटीज आती हैं, तो वो उसी तरह का ऑक्यूपेशन पकड़ता है। तो शायद इसीलिए प्राचीन समय के लोगों को ऐसा लगा होगा कि अगर उसी कुल में विवाह होंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो उसी गुण से संपन्न होगी, क्योंकि उसे जन्म के साथ वो प्राप्त होगा। और ये एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जन्म के साथ जो हमें गुण प्राप्त होते हैं डीएनए के द्वारा, वो हमारे माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। तो माता पिता के जो इनहेरेंट गुण होंगे वो हम में आएंगे। तो शायद इसी वजह से एक ही वर्ण में विवाह का चलन रहा हो। तो ये बात हो गई सामाजिक व्यवस्था की। अब हम देखें कि जो अर्जुन यहां कह रहा है, वो कह रहा है सबसे पहले कि जब धर्म पाप के अधिक बढ़ जाने से उसकी चिंता है कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो कहने का मतलब कि
और साथ में वो कहता है वर्ण संकर पैदा होंगे। तो वो यहां पे ये इंगित कर रहा है कि स्त्रियों का विवाह, किसी वर्ण के स्त्री का विवाह किसी दूसरे वर्ण में हो जाएगा, और अलग वर्णों में विवाह की वजह से ये जो मिक्सचर उत्पन्न होगा उसे वो वर्ण संकर कह रहा है, और उसके लिए वो बड़ी ही गंभीर समस्या है। अगर हम आज के समय में देखें तो ये हास्यास्पद है, लेकिन अगर हम उस समय में देखें जहां पे व्यवस्था ही ऐसी थी, तो शायद हम आज ना समझ पाए, लेकिन उसकी समस्या यही थी कि वर्ण संकर जो है वो उत्पन्न होंगे, और आगे की समस्या वो बताता है कि ये वर्ण संकर कुलघाती होते हैं, और जिस कुल में ये वर्ण संकर उत्पन्न हो गए उस कुल के जो पितृ होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनका भी उद्धार नहीं होता। तो दोस्तों, ये बात यहां पे लानी क्यों जरूरी है? अभी तक जो हमने देखा, मैंने एक तरह से वर्ण व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया कि वो क्या था, क्यों बना रहा होगा, और उसको राजनीति से परे रखकर कि वो कैसा रहा होगा। लेकिन वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था जिस भी वजह से बनी हो, जैसे भी क्रिएट की गई हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि समय के साथ उसमें करप्शन आया, और करप्शन कैसा कि वो शायद ऊंच नीच में बदलता गया। और ये बात हमें महाभारत में बहुत स्पष्ट देखने को मिलती है। जब कर्ण जैसा महारथी, एक कुशल योद्धा, उसे सिर्फ इसलिए कहीं भी सम्मान नहीं मिलता कि वो किसी ऐसे कुल में जन्म लेता है, रथी के कुल में जन्म लेता है, या जब एकलव्य का अंगूठा काटा जाता है, तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि ऊंच नीच की जो भावना थी वो समाज में घर कर गई थी, और एक वर्ण का व्यक्ति या एक वर्ण को दूसरे वर्ण से ऊंचा समझा जाने लगा था। और ये ऊंच नीच शायद इसीलिए घर कर पाई क्योंकि जो नेचर ऑफ जॉब था वो अलग था। आज भी अगर हम देखें तो क्या, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं क्लर्क, तो क्या आपको वाकई में लगता है कि जो आपका बॉस है या जो आपके बॉस का बॉस है, क्या सारे लेवल्स में एक ही तरह समानता होती है? कभी हम हमेशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो अंदर का अहंकार आ ही जाता है जो एक हायर पोस्ट पे व्यक्ति होता है। आज हम जानते हैं कि एक सामान्य मिडिल क्लास का आदमी, ज्यादातर लोग शायद सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। वो क्यों जाना चाहते हैं? निश्चित रूप से बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अगर हम ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरों से ऊंचा होने का एहसास दिलाता है। तो ये जो ऊंच नीच की जो भावना है, ये चाहे किस भी स्रोत से आए, शायद हमारे पुराने समाज में ये करप्शन आया वर्ण व्यवस्था की वजह से, क्योंकि लोगों का ऑक्यूपेशन वर्गीकृत कर दिया गया और एक ऑक्यूपेशन को दूसरे ऑक्यूपेशन से लोगों ने अच्छा समझ लिया। मेरा सवाल है, क्या ये आज नहीं है? मैं इसे जातीयता के रूप में नहीं देख रहा, लेकिन ये जो ऊंच नीच की जो भावना है, क्या आज नहीं है? क्या हम हर स्तर के काम करने वाले को एक ही रिस्पेक्ट, एक ही महत्ता देते हैं? हम नहीं देते। हम भले ही आज हम कहें कि हमने जातीयता के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन क्या ये जो अंदर बैठा समाज को बांटने वाला जीव है, क्या ये बदला है? क्या हम आज भी ऊंच नीच नहीं देखते? भले ही उसका क्राइटेरिया बदल गया, उसके पैरामीटर बदल गए। आज आपके पास कितना पैसा है ये शायद आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को तय करता है। आज आपके पास कितना पावर है ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को तय करता है। क्या किसी नेता के आगे हम कुछ भी हैं? तो दोस्तों, कारण चाहे जो भी हो, समाज के रूप में भी हम क्या ही बदले हैं। व्यक्ति के रूप में भी हम अर्जुन ही हैं, समाज के रूप में भी हम अर्जुन ही हैं। जैसा कि हमने देखा था, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व या जो एक व्यक्ति है वो क्या है? देश काल परिस्थिति का स्लेव है, का गुलाम है। समाज भी क्या है? समाज भी उसी देश काल परिस्थिति का गुलाम है, क्योंकि मानवीय मन वहीं का वहीं है। मानवीय मन अपना हित चाहता है, अपना स्वार्थ साधना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर डिजायर्स हैं, उसके अंदर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं,
और क्योंकि वो अपनी कामना को दूसरे की कामना से अलग समझता है तो स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा में लग जाता है। इसीलिए आज से 5000 साल पहले भी महाभारत हो रही थी, आज भी महाभारत होती है। उस समय शायद तीरों से होती थी, आज मिसाइलों से होती है। 5000 साल पहले के समाज में भी वही ऊंच नीच, आज के समाज में भी वही ऊंच नीच। तो हम चाहे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखें, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से, पहले भी अर्जुन थे, आज भी अर्जुन है। पहले भी दुर्योधन थे, आज भी दुर्योधन है। और दोस्तों, शायद पहले भी कृष्ण थे, आज भी कृष्ण है। इसीलिए मैंने कहा इस वीडियो में कि जब तक हम गीता के इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखेंगे जिस पर पूरी गीता खड़ी है, जब इस तरह की दुविधा, और ये दुविधा न कि मेरी व्यक्तिगत दुविधा है, ये दुविधा अगर मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं तो समाज के बारे में मेरी जो भी समझ है, सही गलत जो भी हो, हम, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो यहाँ पे रखनी जरूरी है, अर्जुन तो एक महान योद्धा थे और अर्जुन को एक नायक के रूप में ही हम देखते हैं महाभारत का। लेकिन इस तरह के जो वो डाउट प्रकट कर रहा है कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे जो कुलघाती होंगे, ये किसी स्टैंडर्ड से क्या एक नायक के लाइंस हो सकते हैं? आज के समाज में ये नायक के वाक्य नहीं है, नायक के लाइंस नहीं है। तो शायद उसी अर्जुन में एक दुर्योधन भी बैठा था। तो दोस्तों, हम भले लोगों को एक खास मीनिंग दे दें, एक तरह के व्यक्तित्व में बांध दें, लेकिन एक ही व्यक्ति में कमोबेश हर तरह का व्यक्तित्व होता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण से, पिछले 2 वीडियोस के विश्लेषण से हम ये देखते हैं कि अर्जुन का जो दुख है वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत तल पर है और सामाजिक तल पर भी है। व्यक्तिगत तल पर वो अपने संबंधियों से लड़ने में कतरा रहा है और सामाजिक तल पर वो ये सोचने लगा है कि अगर मैंने युद्ध किया और इतने सारे योद्धा मारे गए तो सामाजिक स्तर पर भी क्या क्या नुकसान हो सकता है। और ये दोनों जो समस्याएं हैं, ये दोनों ही कहां से आ रही हैं? ये दोनों समस्याएं अज्ञान से आ रही हैं। न कि व्यक्तिगत रूप में अर्जुन खुद को जानता है और न व्यक्तिगत रूप में मैं खुद को जानता हूं, और न ही अगर मैं खुद को नहीं जानता तो मैं समाज को कैसे जान सकता हूं? समाज तो मेरा ही सम टोटल है, समाज तो हम जैसे लोगों से ही बना है। अगर हर व्यक्ति खुद को ही नहीं जानेगा तो समाज को क्या जानेगा? तो दोनों ही समस्याओं का जड़ अज्ञान है और इसी अज्ञान को दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण एड्रेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहां विराम देंगे और अगले वीडियो से हम देखेंगे कि श्री कृष्ण कैसे इस अज्ञान की अंधकार को चीरते हुए पूरी गीता कहते हैं। धन्यवाद।